सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो आज जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, अगेन अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, दिस सेशन इज़ बेसिकली जो आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की, मतलब स्टेट एग्ज़ाम लाइक यूपी पीसीएस है या बिहार पीएससी है, इस टाइप से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये सेशन। पूरे सेशन को आपको देखना है। तो आज 25 सितंबर है। आज ही के सारे टॉपिक्स हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, द मून वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, फिर उसके बाद लेयर्स, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेयर्स, ये एक डिस्कस हम लोग करेंगे। इसके अलावा कोस्ट ऑफ बैट्रॉन लेबनन, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। नेशनल, इसी के अंदर एडिटोरियल का टॉपिक है एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और यूनिसेट्रल करके ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों टॉपिक भी आप देखोगे तो ये भी एडिटोरियल के अंदर है, तो ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो मेंस का क्वेश्चन है वो तो है ही। इसके अलावा आप देखोगे तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आई विल नॉट रिपीट इट, बट फिर भी क्योंकि आज कंटेंट आया है तो आप उसको रीड कर लेना, क्योंकि पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगा। इस पर लगातार हमने चर्चा कर ली है सारा, तो कंटेंट मैंने डाल दिया, आप रीड कर लेना। पेपर रिट्रैक्शन एंड रिसर्च के बारे में है, मिसकंडक्ट, ये एक टॉपिक है। आईआरएन न्यूज़, 2 न्यूज़ हैं इसमें, और फिर मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट विल बी देयर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब आप सिलेबस देख के आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है। आज का मेंस का क्वेश्चन देख लो, प्रेजेंट अर्बनाइजेशन मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया, डू यू एग्री। ठीक है, डू यू एग्री वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आप लिखते हो तो डेटा बहुत मैटर करता है। डेटा आपके पास अगर आप लिखो तो थोड़ा सा है तो इट विल बी एडवांटेजेस, आपके पास एडवांटेज जो है वो रहेगा। अगर आप डेटा है, इफ़ यू हैव द डेटा, तो बढ़िया तरीके से आप उस चीज़ को लिख सकते हो। मेरी वॉइस का थोड़ा बता देना, वॉइस परफेक्ट है, इधर उधर घूमने से थोड़ा बहुत हो सकता है फ्लक्चुएट करे। तो यहाँ नंबर देख लो, कोई क्वेरी है 9057921649, आप अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आज 50% ऑफ है सारे कोर्सेज में एक्सेप्ट एग्रीकल्चर ऑप्शनल एंड करंट अफेयर्स। तो देखो, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पूरा मैंने लॉन्च कर दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का उस पर मैंने नोट्स डाल दिए हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आ चुकी है, 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। ऐसे का कोर्स है, और सोसाइटी वाला कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेज में 50% ऑफ है। ठीक है, तो आप लोग अपना ज्वाइन कर लेना और अपना डिसीजन मेकिंग में ले सकते हो। इस कोर्सेज के बारे में लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये जो कोर्स है जिसमें एथिक्स इंटीग्रिटी है, केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। पहले मैंने अभी आपको पीडीएफ डाल दिया, उसको रीड करो, वीडियो लेक्चर पढ़ते रहेंगे, उनको देखते जाना। उसके अलावा एआरसी रिपोर्ट भी है, वो भी मैंने वीडियो डाल दी है, तो उनको देखना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कंप्लीट है ये आपका इथिक्स एंड इंटीग्रिटी जीएस पेपर 4, और नोट्स भी हैं विद माइंड मैप्स, ये पूरा आपका है। सो इस पर डिले नहीं करना। फिर ऐसे का कोर्स है, और ऑलरेडी मैंने कहा कि कंटेंट अपलोडेड है, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है कंटेंट आपका इस चीज़ का अपलोडेड है। फिर ऐसे का कोर्स भी मैंने बता दिया, बाकी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सौरभ पांडे सीएससी ऐप है, उसके अलावा ये रीड कर लो, इसमें गूगल प्ले स्टोर में जाके, और सौरभ पांडे UPSC.com, ये मतलब रीड कर लो आप, है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर आप जा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, है ना। सो पहला टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सारे जितने भी टॉपिक्स है वी विल डिस्कस, और फोकस थोड़ा सा आप लोग करता, और थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि आप में से कई लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा समझने में आपको इशू आता है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जिससे आपको चीज़ें थोड़ा सा दिखे, बार बार मुझे पीछे ना मुड़ना पड़े। तो एक बार आप लोग देख लो, कंटेंट आपके जो है सामने ही है। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, पहले जो टॉपिक है, दिस इज़ दैट वी कॉल इट एज अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। तो ये लॉन्च हुआ था, इसमें अर्बन पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को अभी जो है लॉन्च किया गया था। पायलट वी कैन से कि यहाँ पे थोड़ा सा आप, हो सकता है कि मेरे पीछे वाले बैकग्राउंड में थोड़ा सा दिख रहा है कंटेंट, बट कंफ्यूज नहीं होना है, कल मैं इसका सॉल्यूशन ले आऊँगा। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि है ना, तो अक्टूबर 1 को लॉन्च हुआ पायलट सिटी, 25 सिटीज़ जो भारत के अंदर हैं उसमें, और ये इसका ड्यूरेशन है। अब इसमें देखो, यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है आपका, हो सकता है आपको इस पर
आई होप आप लोग को विजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सारी डिटेल तो है ही, लेकिन इसमें जो ग्रुप्स टारगेट किए गए हैं, जैसे गिग वर्कर्स है स्विगी और जोमेटो में जैसे जो काम करते हैं, उसके बाद वेस्ट वर्क जो वेस्ट मैनेजमेंट और उसमें काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। तो इसमें जैसे उन्हें क्रेडिट मिल जाए, सामाजिक प्रोटेक्शन मिले उन्हें, सामाजिक सुरक्षा जिसे कहते हैं, और फाइनेंशियल असिस्टेंस, उन्हें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो उनको प्रोवाइड आपका किया जाए उसके बाद, है ना। तो ये सब कुछ आपका इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ आपकी अभी लॉन्च की गई। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि देखो, अर्बन एरियाज़ के अंदर जैसे बहुत सारे लोग ये सोचकर जाते हैं, है ना, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट, तो बहुत सारे लोग ये सोचकर जाते हैं कि यार ठीक है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अर्बन एरियाज़ में जाएंगे, रहेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, हम आगे बढ़ेंगे, इस टाइप का थॉट प्रोसेस रहता है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं है कि हमेशा इस प्रकार से होता है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो जो भी रिसोर्सेज एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड है तो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम याद रखना है। अब इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम का जो अभी हमने डिस्कशन किया है, उसमें भी कुछ टारगेट ग्रुप हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गोल्स हाईलाइट किए गए हैं कि जैसे मान लो कोलैबोरेटिव अप्रोच को अपनाने की बात की गई है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर किनको टारगेट करना है, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको भी हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दिस इज़ बेसिकली, अगर इफ़ यू सी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज़ अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवरी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवरी डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अपाचे, ये आपको याद रखना कि रिसेंटली AS-64E अपाचे जो है ये न्यूज़ में था। ये अटैक हेलीकॉप्टर है, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था? बोइंग के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये LCH है, इंडिजिनस है, मतलब हमने बनाया है, मतलब हमारा भी रोल है, मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद पहला बैच इसका 2023 में आया था, ये फैक्ट्स याद रख लेना। उसके बाद लाइक है ना, यूएस के साथ इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि इसको आप जल्द से जल्द करें। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें कई सारे ऑपरेशंस, जैसे मान लो रेगिस्तान में ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो अपाचे का यूज़ करना। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जैसे लद्दाख का रीजन है, ऑपरेशनल लिमिटेशंस फॉर अपाचे इन हाई एल्टीट्यूड है। तो ये थोड़ा सा देखना है कि कैसे इन चीज़ों को देखना, मतलब मेनली जैसे इन हाई एल्टीट्यूड रीजन के अंदर है तो ट्रेनिंग भी चल रही है, स्क्वाड्रंस भी है, मतलब एक कंपनी टाइप आप मानो डेवलप किया जाता है ना, ग्रुप्स लाइक 451 एवियन स्क्वाड्रन रेस किया जा रहा है जोधपुर के अंदर, एंड है ना। तो ये सब फोकस आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, ये पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ऐसा हम क्यों तैयार कर रहे हैं, वाई वी वांट सच थिंग्स, हम क्यों ऐसा फोकस करने का हमारे पीछे जो एक जो एक महत्वपूर्ण रीज़न अगर आप देखोगे तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रीज़न हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि हम अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बहुत हद तक हम मेंटेन करना चाहते हैं। और वो जो डिफेंस कैपेबिलिटी हम मेंटेन करना चाहते हैं, वी वांट कि इस डिफेंस कैपेबिलिटी से मान लो, देखो, क्योंकि अगर आप एक तरफ देखो पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है, दोनों से हम टैकल कैसे करें, तो ये हमारे लिए चैलेंज है। तो उस चीज़ को हम डील करना चाहते हैं। तो इसमें हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है माउंटेन वॉरफेयर और इन सब में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है तो ये आपका है, दैट इज़ मून वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। ये भी अगर आप देखोगे साइंस वाला जो आपका पेज है उसके अंदर ये आपका है। तो मून वॉल्केनिक एक्टिविटी, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, वॉल्केनिक का मतलब जो लावा और ये सब बाहर को निकलता है। तो मून जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से कई सारी हमें जानकारियाँ मिल सकती हैं, जैसे वहाँ पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, जैसे प्लेट्स का मूवमेंट है, जैसे हमारे अर्थ में भी क्रस्ट है, मेंटल है, इस टाइप से, तो उनकी जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो किस प्रकार से है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन के बारे में जानकारी, और सरफेस जो उसकी सतह है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से है। तो इस पर काफ़ी सारा जो डेटा है लगभग है, और उस डेटा के बेसिस पे कहा जा रहा है कि जो भी मतलब मिला है कि वो 800 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसी स्थिति आपकी हुई थी। और कहा क्या गया कि जो एक लूनर ग्लास बीड्स होती हैं, लूनर ग्लास बीड्स का मतलब क्या आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो लूनर ग्लास बीड्स हैं ये बेसिकली आपका फॉर्मेशन इनका हुआ है। और कैसे फॉर्मेशन हुआ है बेसिकली फिल सी, तो इनका जो फॉर्मेशन का एक जो एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया है इनका फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जनरली, एक मिनट में थोड़ा सा वो टॉपिक निकाल लूँ। तो यहाँ पे अगर आप इनके फॉर्मेशन की बात करोगे
तो है ना, तो इनकी जो फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन के पीछे वॉल्केनिक एक्टिविटी को रीज़न जो है वो आपका हाईलाइट किया गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो सैंपल्स हैं लगभग 116 से 135 मिलियन साल पहले के, इतने पुराने जो सैंपल्स हैं ये इनको मिले, उसके बेसिस पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो कंक्लूड करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति हो सकती है ना। तो ऐसे ये जो बीड्स हैं इनका फॉर्मेशन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे लूनर ग्लास बीड्स की बात की गई, तो ये क्या है, जैसे यहाँ मेंशन्ड है, आप ध्यान में रखो, स्मॉल ग्लास जो स्मॉल ग्लास पीस हैं जो कि आपका फॉर्म्ड हुए हैं बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी और इम्पैक्ट इवेंट्स लाइक व्हेन रॉक्स फ्रॉम स्पेस मैसेज द मून सरफेस। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर फॉर्मेशन होता है, मतलब अगर ये आपसे पूछा जाए कि लूनर ग्लास बीड्स रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये क्या है, ये स्मॉल ग्लास के पीसेस हैं जो कि क्रिएट होते हैं कैसे, वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर कोई भी रॉक स्पेस से मून से टकराए, उस स्थिति में इनका फॉर्मेशन जो ग्लास पीसेस, स्मॉल ग्लास पीसेस का देखने को मिलता है। तो एक तरफ आपका वॉल्केनिक बीड्स होता है, ठीक है, वॉल्केनिक बीड्स होता है जिसका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होता है। एक होता है इम्पैक्ट बीड्स, जहाँ पे इम्पैक्ट बीड्स का मतलब चीज़ें टूटी सी होती है, मतलब एक फ्रैक्चर्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपका रहता है। तो ये थोड़े से बीड्स के बारे में ध्यान में रखना, आपको ध्यान में रखना है कि रिसेंटली न्यूज़ में था वॉल्केनिक बीड्स या इम्पैक्ट बीड्स या लूनर बीड्स, ये अभी न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है, कहाँ पे देखने को जो है वो मिला है, तो आपको थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा था, आप में से कई ने कहा कि सर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। इवन ये क्लास आपकी जब ऐप में भी सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके अपलोड होगी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा स्पीड रिड्यूस कर सकते हो, कंटेंट को पीछे कर सकते हो, बट आप मेरी बात आप मानो कि जैसा आपने कई सजेस्ट किया कि सर 1-2 टॉपिक्स छोड़ दो, आप 3 टॉपिक्स ही कराओ, है ना। मतलब आप ये मानो कि अगर मैं, हो सकता है कि जिन्होंने कमेंट किया है इनिशियल प्रिपरेशन में हो या जो भी, आई डोंट नो, लेकिन इसमें मैं अपना व्यू पॉइंट आपको रखना चाह रहा हूँ कि देखो मैं भी एक टॉपिक को लेके आधा घंटा खींच सकता हूँ, नॉट एन इशू, बट आप समझो कि आपको खाली करंट अफेयर्स नहीं करने हैं। अगर बहुत ज़्यादा टॉपिक आते हैं तब भी मुझे किसी भी हालत में 1 घंटे के अंदर सेशन करना है। इसका रीज़न क्या है कि इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आपको और चीज़ें भी पढ़नी है। ये पीडीएफ और बनाने की क्या मेहनत है, मैं भी सुबह उठ सकता हूँ, सुबह उठ के बस न्यूज़पेपर में लाल लाल कर, पीला पीला करके और उसी में पढ़ा दूँ। इतना हम लोग का भी एप्टीट्यूड है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा शांति देगी कि यार हमें न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूँ, बट काम नहीं आएगा, आपका काम मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग भी एस्पिरेंट रहे हैं, कि वी नो कि अगर कोई चीज़ देख रहे हो टाइम बाउंड मैनर में, कि यार उस चीज़ को आप एक पर्टिकुलर टाइम देना जरूरी है। अगर आप किसी चीज़ करंट अफेयर्स में 4 घंटा आप हिंदू सेशन देख रहे हो तो आप टाइम का वेस्टेज कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि मैं 4 न्यूज़पेपर एक सेशन में देख लूँ, तो वो भी गलत चीज़ है, इसमें एक भी चीज़ अच्छे से नहीं होगी। तो वो जो ग्रीडनेस है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम उस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे मान लो कि मेरा प्रयास है कि ये कंटेंट जो है, जो पीडीएफ है वो मिले, आपके नोट्स बनाने का समय बचे, और आप फिर, क्योंकि फिर अगर सब कुछ करके भी आपको 4 घंटे लग रहे हैं तो फिर हम लोग का रोल क्या है, फिर तो खुद भी पढ़ लो, वो भी एक बात है। तो पीडीएफ प्रोवाइड करना, इन टॉपिक्स को डिस्कस करना, और सारी मेहनत मैं पीडीएफ में कर देता हूँ। मतलब मैंने क्या बोला कि जिन चीज़ों को मैं लिख लिख के आपको बताऊंगा, मैं वहाँ पीडीएफ में लिख देता हूँ। ये वो आप चाहो तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को न्यूज़ में, पेपर में चेक करो, बहुत स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है ये, इससे स्ट्रक्चर्ड तो हो भी नहीं सकता है। तो वो चीज़ आप, अगर आपकी नज़र है कि देखो यार डिस्कस क्या हो रहा है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान जो है वो हो जाएंगी, और ये मेरा प्रयास है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, और ये भी देखो आज के टाइम पे देखो ज्योग्राफी का एक बहुत महत्व बढ़ा है। ज्योग्राफी की अगर बात करोगे तो ज्योग्राफी के जो भी एडवांस टॉपिक्स हैं, जिस बार क्लाउड बर्स्ट आया और भी टॉपिक्स, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सेशंस का हमारे परफॉर्मेंस किस तरीके से रहे। तो वो टॉपिक्स अगर आप गो थ्रू होगे तो यू कैन कंक्लूड कि ठीक है, ये जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है वो न्यूज़पेपर में, क्योंकि स्पेशल इशूज़ आते हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट रिसर्च और ये सब चीज़ें डायनेमिक टॉपिक्स है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या चर्चा ये करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक लेयर। तो यहाँ पे आप सभी को पता है पहली लेयर उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होता है, स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अच्छा कमेंट सेक्शन बताओ कि अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना, एन से स्टार्ट होता है। मेसोफियर होता है, वहाँ भी डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है आयोनोस्फियर में बियॉन्ड 80 अब मुझे एक कमेंट सेक्शन बताओ कि जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पे टेम्परेचर क्यों आपका इंक्रीज होता है, दूसरा आयोनोस्फियर में क्यों इंक्रीज होता है, ये दोनों कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो क्या है कि सोलर रेडिएशंस की बात करें तो हीट जो है, जैसे मान लो कि अर्थ सरफेस को हीट्स द अर्थ सरफेस मोर देन द एयर, क्योंकि देखो सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी आपकी पड़ेगी, है ना, जैसे मान लो सूरज की रोशनी है, वो सूरज की रोशनी आपकी है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट है ना सनलाइट, तो सनलाइट आपकी जो है फॉल करेंगी, और ये जो सूरज की रोशनी है फॉल करेंगी, अर्थ सरफेस को गर्म करती हैं, ठीक है। सरफेस गर्म होने के बाद दोबारा से हीट एब्जॉर्ब होगी, अर्थ सरफेस गर्म होगी, और ये दोबारा से रेडिएशंस जाएंगी, रेडिएट बैक होंगी, मतलब देयर विल बी रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन होगा। सो है ना, तो ये इसे हम एक शब्द भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन शब्द भी यूज़ करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन शब्द भी यूज़ कर सकता है, मतलब अर्थ से रेडिएट बैक होती। फिर अगर आपकी जो गैसेस है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और इससे आपका हीट होता है। फिर एक कन्वेक्टिव एक्सपेंशन होता है। कन्वेक्टिव एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हवा हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो हवा है, ठंडी हवा है तो मॉलिक्यूल्स पास है, गर्म हवा है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, एक्सपेंशन होगा, कन्वेक्टिव एक्सपेंशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि हाइड्रोस्टैटिकली स्टेबल एटमॉस्फेयर है, मतलब कि जो टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, जैसे जैसे देखा जाए टेम्परेचर, क्योंकि ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है ना कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो बिकॉज ऑफ द नॉर्मल लैब स्लेट जो टेम्परेचर है वो आपका डिक्रीज कर रहा है हाइट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ भी ये भी हाईलाइट किया गया है कि कॉन्स्टेंट मोशन विथ नॉन एडियाबेटिक और थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, ठीक है। तो डायनेमिक एटमॉस्फेयर है इन द सेंस कि कई जगह पे आप देखोगे कि बिकॉज ऑफ जो टेम्परेचर है, एक तरफ तो जैसे एक पर्टिकुलर हाइट तक है, ट्रोपोस्फियर में जब हम कहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा एटमॉस्फेयर वहीं तक सीमित है जहाँ पे सारी एक्टिविटी आपकी होती हैं, वेदर कंडीशंस और सारी। फिर वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि जैसे जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर आपका रिड्यूस मतलब रिड्यूस हो ही रहा है। फिर आप जब स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन पे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे तो जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी कई फैक्टर्स आपके होते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो अगर सपोज़ आप ये देखो कि एक गर्म हवा है, अगर गर्म हवा एक रूम के अंदर है, आपने गेट खोल दिया, आप देखोगे कि वही हवा बाहर जाके ठंडी पड़ जाएगी। तो ये भी एक जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में हवा मौजूद है, वो सारे फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं उनके। तो जो भी हमारे अगर टेम्परेचर्स की बात किया जाए तो एक तो रेडिएशन बड़ा फैक्टर है, जो कि सूरज से जो रोशनी आ रही है और फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर के एंटर करके जो अर्थ सरफेस है उसको गर्म करना, अर्थ सरफेस को गर्म करने के बाद फिर वो रेडिएट बैक होता है, रेडिएट बैक के बाद ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, वो जो गैसेस प्रेजेंट है वही उस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और दोबारा से जो आप कह सकते हो कि वो दोबारा से रेडिएट बैक करके और फिर जो अर्थ को और गर्म करती हैं। तो जितना अधिक आप ये मानो कि जितना अधिक आपका ग्रीन हाउस गैस होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रैप आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। मेनली ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। एडियाबेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें कि जैसे 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 आप जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, एक्सपेंशन अगर मान लो वॉल्यूम का बदलाव हो रहा है तो उसमें भी जो टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आएंगे, और जो आप कह सकते हो कि जो नेचर एटमॉस्फेयर का उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ मैपिंग, दैट इज़ कोस्ट ऑफ बैट्रॉन लेबनान, ठीक है। तो ये एक टॉपिक आपका आता है दैट इज़ कोस्ट ऑफ, ये मैपिंग का एक प्रश्न आपके लिए फ्रेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका मैपिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखना चाहिए, अच्छे टॉपिक्स आपके होते हैं। ये बैट्रॉन जगह कहाँ पे है, ये लेबनान के अंदर लोकेटेड है और ये अपने बीचेस के लिए नोन है। अभी लेबनान के पास है, लेबनान न्यूज़ में है। तो देखो ये जगह याद रखना है। मैपिंग के क्वेश्चन हमारे कोई भी मिस नहीं करते जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहो तो पिछली बार की वीडियो देख लो, यूट्यूब में पड़े हुए हैं जो है वो, उसको अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। ये भी एक टॉपिक महत्वपूर्ण आपका है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये एक टॉपिक आपका बनता है। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो है कही गई हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये एडिटोरियल का टॉपिक है, ध्यान में रखना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, और यहाँ पे हमारे देश के एजुकेशन जो सिस्टम है उसको बदलने के लिए कई सारी चीज़ें, जैसे मदर टंग में पढ़ना और बाद में जो है
ऑप्शन होना कि आप अपना जो फील्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, शॉर्ट में इसे NCRF भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके तहत क्या है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करना। सो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड थर्ड ईयर में, तो आप अपने जो डिसिप्लिन है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, उस पर चेंज कर सकते हो। तो वो ये किया जा सकता है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इस चीज़ को आपका फैसिलिटेट करता है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज इन द एजुकेशन मेथड्स। अब ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अब मैं जैसे मान लो आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अब जैसे जो नए नए हैं, पुराने ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स जो IAS की तैयारी करते हैं, उनका क्या मानना है कि सर आप खड़े हो 3-3 घंटे, जो है जो काम आधे घंटे में हो सकता है कि मैंने आपको PDF दे दिया और वहाँ पे मैंने उसका एक वीडियो लेक्चर डाल दिया, मतलब हाफ एन आवर में जो काम हो सकता है, उसको सामने वालों का मानना ये है कि मतलब कई ऐसे एस्पिरेंट्स मिलते हैं जो मतलब इस चीज़ की कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि सर आपने इसको 3 घंटे पढ़ाओ। अब आप ये बताओ, जो काम आधे घंटे में हो सकता है तो उसको 3 घंटे खींचने की क्या ज़रूरत है? तो ये मतलब कई बार ऐसा क्या होता है कि जो एक रिजिडिटी होती है ना, तो कई बार टीचर चेंज नहीं होते, कई बार स्टूडेंट चेंज नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि एक चीज़ है जो कि ध्यान देने की ज़रूरत है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा चार्जर लगा दूँ मैं, नहीं तो इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कॉग्निटिव, जो एक नॉलेज, थॉट प्रोसेस, उसकी जो इनकन्सिस्टेंसी है पढ़ाने का तरीका, तो उस पर हमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कई बार आउटडेटेड व्यूज़ की वजह से भी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म, जैसे मान लो ये कहा जाएगा कि यार बच्चा है, उसको अगर चाहे वो फर्स्ट ईयर में उसने पढ़ा, उसे सेकेंड ईयर में जाना है। अब हो सकता है कि उस चीज़ सेकेंड ईयर में दूसरा डिसिप्लिन लेना चाहता है या दूसरा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है, तो उसका एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी हो गया यार कि इससे क्या फ़ायदा है ऐसे पॉलिसीज़ का। ये कोई कहेगा मदर टंग में पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, तो ये आउटडेटेड व्यूज़ के रूप में हम देखते। तो कॉलोनियल माइंडसेट भी है, हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन स्ट्रक्चर से बहुत दूर जाना। मैं अपने एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अब हम लोग पढ़ाते हैं ना, उसको आप ऑफलाइन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। ऑफलाइन का मतलब 3 घंटा आया, मान लो मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि 3 घंटा आया टीचर, है ना, 3 घंटे में आप देखना कि 1 पेज का नोट्स बना, 1.5 पेज का नोट्स बना, ठीक है, या यही सारी चीज़ें होती हैं। अब उसमें 1 घंटा इधर उधर की बातें चलती हैं। अब जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लो आपने सेशन क्यों किया, आप सेशन को प्री रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड करके आप दे सकते हो, PDF दे सकते हो, फिर उसके बाद लाइव सेक्शन में उसका रिवीजन करा सकते हो। बहुत सारी ऐसे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट्स आप ऐसे अप्रोच को अपना सकते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है टेक्नोलॉजी का। फिर उसके बाद आप उसी चीज़ को, जैसे मान लो नोट्स बने हैं, नोट्स के साथ नोट्स आपने पढ़ा, मतलब जो नोट्स बने, जैसे इथिक्स में, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया, उसमें मैं क्या फॉर्मूला अपना रहा हूँ कि जैसे मान लो एक बार मैंने आपको नोट्स बना दिया, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद साथ में वीडियो लेक्चर है, ठीक है, तो आपने पहला फेस क्या है, आपको नोट्स पढ़ना है, फिर वीडियो लेक्चर देखना है, वीडियो लेक्चर के बाद फिर हम लाइव रिवीजन क्लास करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा केस स्टडी लाइव डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सीखो, मतलब थोड़ा माइंड को फ्लेक्सिबल अगर हम करें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही, मतलब 100 में से अगर आप मानो कि 5-6 बच्चे ऐसे मिल ही जाते हैं जो मतलब हमेशा नाराज़ ही रहते हैं और उनका सिर्फ कंप्लेंट रहता है, बट मैं भी एड्रेस करने का कोशिश करता हूँ, पर्सनली कॉल करता हूँ, बट कई लोग जो है वो ये मतलब सच मतलब देखो हम लोग भी टीचर हैं और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी कई बार मिल जाते हैं, ठीक है, कि अब उनको स्टूडेंट कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आई डोंट नो, ठीक है। मेरे 90% तो ऐसे ही हैं जिन्होंने हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि बहुत अप्रोच जो है वो बहुत ही एकदम, मतलब आप मानो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल अप्रोच होता है, बट उस चीज़ को भी हमें सहन करना पड़ता है, उस चीज़ को भी कि ठीक है चलो, क्योंकि अभी वो उस हो सकता है कि अभी वो मैच्योरिटी अचीव नहीं हुई है,
इस वजह से कई बार हम लोग से भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों ने कुछ सोचा, वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है, तो उसको स्टूडेंट किसी और तरीके से ले ले, ये है, तो वो उस पर हमारी कमी हो गई कि यार वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करो उस चीज़ को। तो मैंने इस चीज़ को भी सीखा कि यार कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए। तो ये कई सारी चीज़ें, तो कहने का देखो मतलब है, सिर्फ ये बताने में इसलिए चाह रहा हूँ कि माइंडसेट बहुत मैटर करता है, स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी, दोनों चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट, अर्निंग क्रेडिट, क्लासरूम टीचिंग, लेबोरेटरी वर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब अलग अलग जो है डिफाइन किया कि अलग अलग क्रेडिट्स जो है उनको मिलेंगे। ब्रॉड बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगे, डाइवर्स लर्निंग और एक्सपीरियंस जो है वो आपका रहेगा। चैलेंजेस क्या है, कुछ जो है कन्वेंशनल मेथड की तरफ ही है, आएंगे, पीछे मुड़ेंगे, धीरे 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 लिख रहे हैं, फिर अपनी कहानी सुना रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। आप ये सोचो ना कि यार ये मतलब टाइम बहुत मैटर करता है किसी चीज़ को, जब कोई चीज़ आधे घंटे में हो सकती है नॉर्मल चीज़ों को, उसको खींचने की ज़रूरत क्या है। अब ये बात आ सकती है कि कई जो स्टूडेंट, मान लो सामने स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं समझ में आ रहा, आप उसको पर्सनली समझ लो, या आप उस चीज़ को पहले से पढ़ के आ जाओ ना, समझो बात को। तो यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से दूर जाना, जैसे मैं टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कभी कुछ से कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कुछ सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। फिर कई आप लोग कहोगे सर इसको इंप्रूव करो, फिर उसको इंप्रूव करना, ऐसे में बहुत रिजिडनेस आ गई है मन के अंदर। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बहुत सारे मतलब अडाप्टेशन मैटर करता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और सामाजिक बदलाव के बाद वो देखना चाहिए। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी क्या होता है, लॉबीज़ बनी हुई हैं। इवन ये जो जिस जगह हम लोग भी काम, मतलब हम लोग तो चलो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, बट और जगह देखोगे तो लॉबीज़ बनी रहती हैं, कोई सर्टेन आप कह सकते हो कि लॉबीज़ बनी हुई हैं। अब वो फिर अपने अपने लोगों को ही जो है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ और इन सब में अपने लोगों को करवाना, इस टाइप से फेवरेटिज्म और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं, आपको जुडिशरी में भी दिख जाएगी और भी जगह पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग की बैलेंसिंग रोल है, नॉलेज जनरेशन, ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया भर का नॉलेज है बट स्किल के नाम पे जीरो, ये देखना है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि कीपिंग स्टूडेंट फ्रॉम जो इमर्जिंग रोल, जॉब रोल्स उसको समझना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पर फोकस जो है वो करना। फिर यहाँ पे देखना कंटिन्यूस अडाप्टेशन बहुत मैटर करता है, एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना, जो आप पढ़ रहे हो करिकुलम है उसको रिफॉर्म करना। और इलिटिज़म नहीं है, ऐसा नहीं कि है ना कि सिर्फ कुछ ही लोग पढ़ें, भाई हर चीज़ का सब कोई जो है एक्सपेंड कर सकते हो। और मैं इस पे चीज़ को कहना चाहूँगा, जैसे यूट्यूब का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप देखो हम लोग भी पढ़ाते हैं, ऐसे भारत में हज़ारों टीचर्स हैं, हज़ारों टीचर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं, और बच्चे बहुत सारे लोग उनके पढ़ाए हुए जो पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना सबका अपना अपना मेथड है, तरीका है, पढ़ा रहे हैं, और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, बच्चे उनको डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि जिस तरीके से पॉजिटिव इस्तेमाल यूट्यूब का भारत में एजुकेशन सिस्टम के कंटेक्स्ट में हुआ है, आई डोंट थिंक किसी देश में हुआ भी होगा और उस चीज़ को इतना कोई फॉलो करता होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल हो रहा है। बात सिर्फ इतनी आती है कि जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, अब अगर वो यूट्यूब में आ जाएंगे तो उन्होंने बना रखा है कि यार हम नहीं आएंगे यूट्यूब में, हम वही 50-100 लोग को पढ़ाएंगे। अरे आपका नॉलेज है, नॉलेज अगर आप अपना यूट्यूब में डालते हो, आप सोचो आपकी डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। आप जब नहीं भी रहोगे ना, तब भी आपका नॉलेज जो है, मतलब आज मैं खड़ा हूँ, आज से हो सकता है 20 साल बाद, है ना, 20 साल बाद जब हम लोग मतलब उम्र बहुत हो जाएगी, तब भी देख सकता हूँ कि यार मैं उस एज में कैसा लगता था, कैसा पढ़ाता था, यूट्यूब में होगा अगर यूट्यूब हो रहता है तो ये और आपके डिजिटल हिस्ट्री है, आपके आगे के जनरेशन लोग भी देख सकते हैं कि मेरे दादाजी कैसे पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब आप डिजिटल हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो लोग इस चीज़ को थोड़ा समझने में देरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ फोकस करना, स्किल्स की तरफ, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ फोकस करना है। फिर उसके बाद जो स्किल बेस्ड कोर्सेस लेकर आना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और है ना, तो ये देखना है कि देखो आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आप पैसा दिया, सीखा, पढ़ा, कुछ सीखने के बाद आप आगे बढ़े, तो वो चीज़ जब आप सीखोगे, स्किल्स है, जॉब्स, स्किल्स एक्वायर की जॉब आपको मिले तो ठीक है। अब देखो रिस्किलिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब आप आप देख सकते हो कि बहुत चीज़ों का ऑटोमेशन हो रहा है, एआई ने सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो तो आप मानो समय एक ऐसा आएगा
कि फिर भले जैसे अब कुछ स्टडी है, मैं भी थोड़ा सा मैंने कहीं रीड ही की है, कितना सही, जैसे आईआईटी मुंबई है, आईआईटी बॉम्बे में, जैसे आईआईटी बॉम्बे बोले उसमें आईआईटियंस थे जो जितना, तो आईआईटी बॉम्बे मतलब टॉप में, मतलब सबका सपना होता है आईआईटी बॉम्बे का। अगर कोई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था, इस वजह से मैं अपना ये व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। तो अब आईआईटी बॉम्बे जैसी जगह पे मैक्सिमम लोग का, जैसे सबका होता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग बहुत बड़ा एक माना जाता था, कि जो कोडिंग करता था जम के पैकेज मिलता था, और मतलब एक अलग थॉट प्रोसेस। अब आप समझो कि कोडिंग तो एआई आपको बैठे बैठे कर देगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना एक हाईली एडवांस एआई का, वो कोडिंग बैठ के कर देगा। तो जो वो बच्चा कर रहा था वो तो एआई कर रहा है, तो आपकी क्या ज़रूरत है। अब ऐसा हो रहा है, तो इससे क्या है कि जिस काम के लिए मान लो उनको साल का 50 लाख मिल रहा, तो आप 5 लाख देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये ज़रूरी है। और मान लो वही सेम चीज़ वहाँ पढ़ाई जा रही होगी, तो फिर कैसे चलेगा। तो ये थोड़ा सा देखना। अब नए एरियाज़ आएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज़ आपके आएंगे, ठीक है। चलो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको माइंड के अंदर रखना। अब देखते हैं दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये एडिटोरियल का टॉपिक है एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये है, इसको थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ, थोड़ा इस चीज़ को समझना आप, कि इसका कंटेक्स्ट एक बार देख लो। कि जैसे मान लो कोई सपोज करो कोई देश है, उसकी किसी कंपनी ने हमारे देश में इन्वेस्ट किया है, अभी इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट किया है या पैसा दिया है। अब वो जो पैसा है, व्यापार में पैसों का लेन देन तो होता ही है। अब किसी का पैसा फंस गया है, सामने वाले में पैसा लगाया, अब उससे वो पैसा बाहर की कंपनी मांग रही है, तो वो क्या होगा कि मतलब वो कह दे कि नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, दिवालियापना हो गया, ठीक है, जिसे हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ इसके लिए क्या कहता है, तो ये चीज़ इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर आपका मेंशन्ड है, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर मतलब हमें लॉ तो चाहिए ना, मतलब क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमें एक लॉ तो चाहिए जो लॉ डिसाइड और डिटरमाइन कर सके कि हाँ, अगर ऐसी स्थिति आती है, इवन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी देखने को मिलती है, तो उसको भी डील करने के लिए हमारे जो लॉ हैं वो आपके एग्जिस्ट करने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ क्रूशियल है इंटरनेशनल व्यापार के लिए, एसेंशियल है लीगल सर्टेनिटी इंप्रूविंग ट्रेडिंग एंटिटीज हेल्थ, मतलब जरूरी भी है, क्योंकि ट्रेडिंग एंटिटी मतलब जो भी व्यापार कर रहे हैं उनके अच्छे हेल्दी रिलेशंस बने रहे, व्यापार चलता रहे, उसके लिए भी बहुत मैटर करता है। और लीगल सर्टेनिटी का मतलब ये है कि क्लैरिटी, जैसे आपको पता है कि अगर किसी ने, जैसे लॉ अगर हमारे देश में कि अगर मतलब सब सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने बैंक का लोन नहीं दिया तो उसको ये देना पड़ेगा, ये रोड किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो उसको ये चालान देना पड़ेगा। तो ये लॉ की सर्टेनिटी है, क्लैरिटी है। ऐसी ही अगर स्थिति आती है इंसॉल्वेंसी इन कंटेक्स्ट में, तो उसकी क्लैरिटी भी होना चाहिए। अब इसमें हम ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यूएनसीट्रल की बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण रोल है, इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। एक्सेस, रिकॉग्निशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, और इन पर फोकस करना, ठीक है। एक मॉडल लॉ को जो है बनाना, मतलब जो सबको ही फॉलो कर सकते हो उस लॉ को, खासतौर से ऐसे जो लॉज होते हैं इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, ट्रेड से रिलेटेड, तो उसमें ये UNCITRL का एक महत्वपूर्ण रोल है। आगे इसके ऊपर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो मॉडल लॉ है, ये मॉडल लॉ बेसिकली अगर आप देखोगे इन सारी चीज़ों से डील करना, एक्सेस, रिकॉग्निशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन की बात करें, इंडिया ने अभी कोई जो मॉडल लॉ है इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। देखो मॉडल लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना टॉपर के मॉडल आंसर, तो उसको देख के कॉपी करना चाहते हो, ठीक है। इसी तरीके से मॉडल लॉ क्या है कि वो सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको फॉलो करना है। तो वो भारत ने अभी जो सर्टेन मतलब एक्सेस से रिलेटेड या रिकॉग्निशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जैसा होना चाहिए वो ऐसा अभी हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया है, और हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चीज़ को हमें करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे एडहॉक एग्रीमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, लिमिटेड प्रोविजंस है, ठीक है, मतलब लिमिटेड प्रोविजंस है, तो लीगल सर्टेनिटी मतलब एक लॉ प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी आपका होता है। तो इंडिया ने देखो बहुत सारे जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है कई देशों के साथ, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर को रिड्यूस करना, टैरिफ का मतलब टैक्स लगा देना, नॉन टैरिफ मतलब आपने कोटा सिस्टम लेकर आ गए कि हम इससे इतना ही लेंगे, तो इस टाइप के जो बैरियर्स होते हैं। फिर उसके बाद कई हम एरियाज़ पे जा रहे हैं मोर इंटीग्रेटेड, जैसे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ना, तो मतलब बहुत तेज़ी से हम अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, और देश आके हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। अब यहाँ पे दूसरा ये भी कहा गया नीड फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी भी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इंसॉल्वेंसी, क्योंकि देखो अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो मतलब आपके देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, व्यापार होगा, आप जो है करोगे, तो इसके लिए इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मतलब कि जो इंसॉल्वेंसी होती है, जो दिवालियापना हो तो उस चीज़ से डील करने के लिए लॉ जरूरी आपका बन जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें कहा गया कि साउंड इंसॉल्वेंसी लॉ चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार, विश्व में अगर हमें व्यापार देखना है तो विदाउट प्रॉपर मतलब इंटरनेशनल अच्छा अगर ट्रेड मतलब लॉ नहीं है, प्रॉपर मॉडल लॉ नहीं है, या जैसे UNCITRL के ये उसका जो मॉडल लॉ है उस टाइप से हमने नहीं बनाया है, तो ये व्यापार को भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर सर्टेनिटी नहीं है, लॉ की सर्टेनिटी नहीं है, तो दूसरा देश भी आपके देश में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, UNCITRL के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन का है। तो इसका मेन एम क्या है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, व्यापार से रिलेटेड जितने लॉ हैं उनके बीच में एक रुकता हो, ऐसा ना हो कि अलग अलग सब अपना बना लें, अपने हिसाब से करें। तो एक लॉ होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। तो वो लॉ, मॉडल लॉ व्यापार के कंटेक्स्ट में कौन लेकर आता है, वो ये संस्था आती है जो UN का हिस्सा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो फोकस की, जैसे इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के कंटेक्स्ट में आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद कार्गो डॉक्यूमेंट्स है, नेगोशिएबल कार्गो डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मानना चाहिए। जैसे व्यापार है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मानना चाहिए कि नहीं। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी हम डिस्कस ही कर रहे हैं। फिर मान लो डिस्प्यूट होता है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व कर। तो जो भी स्थिति है, व्यापार अगर होता है तो व्यापार में आप चीज़ें भेज रहे हो, कार्गो है ना, सामान भेज रहे हो, तो उसमें कई इश्यूज आ सकते हैं। जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है कैसा होना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल क्या है, जब व्यापार में सारी जो चीज़ें होती हैं, पैसे कैसे देना चाहिए, ये सब एक है ना। तो ये सब जितनी भी व्यापार से रिलेटेड, इंटरनेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो एक आप कह सकते हो मॉडल लॉ है, वो बनाने का काम इस संस्था का है। तो यहाँ पे लाइक कई सारे अभी हाल में ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई ड्राफ्ट भी पब्लिश हुए हैं, है ना। कई रिफॉर्म्स पर भी चर्चा आपकी हो रही है। यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो यहाँ पे जैसे मान लो कई सारी जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि अगर कोई लॉ है और उस लॉ को अगर आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, सो अगर आप उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, या फिर आप ये कहते हो कि यार आपके देश की कोर्ट ने जो रूलिंग दी वो सब माने, तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर रही है। जैसे किसी ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया, अब उसने इंटरनेशनल लॉ के कंसिडरेशन में लेते हुए चीज़ें की। अब मान लो हमारे डोमेस्टिक जो लेवल पे जो लॉज हैं वो डिफरेंट है, कोर्ट ने कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट करके जजमेंट दे दिया, तो ये कुछ एक डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। और जो कई ट्रिब्यूनल्स का गठन भी किया है, वो ट्रिब्यूनल्स की एक्सेप्टेबिलिटी कैसे की जाए, ये भी एक चैलेंज है कुल मिलाकर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हमने एक मॉडल लॉ बना दिया, मॉडल लॉ जैसे ये संस्था कर रही है, और वो इंटरनेशनल लॉ ट्रेड से रिलेटेड है, उसके तहत आपने ट्रिब्यूनल्स का गठन किया है, उस ट्रिब्यूनल पे रीच करके जो जजमेंट आएगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात की गई। तो कई देश मानते हैं, कई देश नहीं मानते हैं, तो उनको थोड़ा सा साथ में लेकर आना भी एक चैलेंज जो है बनता है। ठीक है, सो जैसे ये आपका ISDS है जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड है, मतलब ये थोड़ा फुल फॉर्म देख लेना आप, ये डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड ही ये है। तो ये है ना, तो यहाँ पे भी कई एडवाइजरी और ये सब दायर की गई हैं। तो इसमें कई संस्थाएं ऐसी हैं जो डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड, जैसे भारत हिस्सा नहीं है। भारत का ये मानना है कि यार हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर लेंगे, कि मतलब जिस देश के साथ उसी के साथ ट्रीटी साइन कर लेंगे, वो हमारे साथ आके और एक जो भी अगर डिस्प्यूट की स्थिति बनती है तो हम साथ में मिलकर डिस्कस करके वो चीज़ें कर लेंगे, मतलब रादर देन हम किसी एक ट्रिब्यूनल पर, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल पर निर्भर करें। ठीक है, ये IT रूल एंड बॉम्बे हाई कोर्ट वाला आप रीड कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, 2 बार हमने डिस्कस किया है, आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं पेपर रिट्रैक्शन एंड रिसर्च मिसकंडक्ट की बात किया जाए। सो यहाँ रिट्रैक्शन शब्द का क्या मतलब है, इसमें देखो कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन एजुकेशन रिसर्च ऐसा कुछ लिखने को आ जाए, क्योंकि आजकल मेंस में तो कहीं से भी पूछ रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहा है, तो भारत में रिसर्च की स्थिति और ऐसा कुछ पूछे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रिट्रैक्शन ऑकर जब साइंटिफिक, मतलब कोई भी जो साइंटिफिक पेपर है वो रिमूव किया जाता है बहुत ज़्यादा एरर या किसी मिसकंडक्ट की वजह से। आज के समय में तो देखो ये बड़ी दिक्कत हो गई है ना, AI का यूज़ करके रिसर्च पेपर लिख देना या कुछ ऐसा, ये स्थिति बनती है। तो एक तरफ ऑनेस्ट, ये इथिक्स के लिए भी ध्यान में रखना है, एक तरफ जैसे मान लो रिसर्च पेपर है, एक तरफ इसमें ऑनेस्ट एरर हो सकता है कि मतलब आप करना नहीं चाहते बट हो गई, और एक जानबूझ के करना और मिसकंडक्ट करना, तो वो दोनों में डिफरेंस जो है वो एक तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये रिट्रैक्शन बहुत अधिक देखने को मिलता है, और यहाँ पे रिट्रैक्शन इंडेक्स भी है, नंबर ऑफ रिट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मतलब इतना नहीं जाना है, बस आपको रिट्रैक्शन का कंसेप्ट जाना, और इसके पीछे इथिकल एस्पेक्ट में ये लाइन याद रखना, ऑनेस्ट एरर वर्सेस मिसकंडक्ट।
कि अगर रिसर्च पेपर में एक तो जानबूझ के आप कर रहे हो गलतियाँ और एक मतलब एक ऐसे हो जाए तो ठीक है, तो ऑनेस्ट एरर्स जो हैं ऑफन फॉरगिवन। IRE न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है, पहली कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने अलाउ किया है। फिर इसके बाद एक ये देख लो सार्को कैप्सूल करके है, ये ह्यूमन साइज्ड पॉड है जिसमें इंसान जो अपना लाइफ लेना चाहते हैं तो वो उसमें बैठ जाता है, ऑक्सीजन की जगह इस पर नाइट्रोजन, और इंसान मर जाते हैं। तो इसके ऊपर भी कई इशू चल रहे हैं। तो ये 2 टर्म्स आपको याद जो है वो रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लेट मी इन्फॉर्म यू, यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ आप लोग को कि सेशन आप अगर आप देख रहे हो तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नोट्स, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप अपना देख लेना, टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लेना। और आज का मैं आपको बता देता हूँ 50% ऑफ है कोर्सेस में। एक तो इथिक्स इंटीग्रिटी वाला कोर्स है, कंटेंट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, नोट्स डाल दिए, उन नोट्स को फटाफट रीड कर लो। 3 लेक्चर डाल दिए हैं, ARC रिपोर्ट डाल दी है, ठीक है। तो ARC रिपोर्ट के भी वीडियोस डाल दिए हैं। इसके बाद इस पर केस स्टडी भी इंक्लूडेड है जो मैं आपको कराऊंगा लाइव। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन और सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। और प्राइस कोई नहीं है, जो प्राइस है उसमें 50% मतलब 1100 के आसपास 1200 प्राइस आपका रहेगा। ऐसे कोर्स भी है, उस पर भी है, तो लाइक उसमें आपका टोटल 50 है, तो 2 ऐसे आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है जो बच्चे लिख रहे हैं। सोसाइटी वाला कोर्स का भी मैंने कंटेंट नहीं डाला है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क में भी PDF ही डाला है, ठीक है। बाकी तो इन कोर्सेज में 50% ऑफ है। इस कोर्स को मिस नहीं करना है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बहुत मतलब 250 नंबर है। और जो मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है, जैसे अभी ये पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का कंटेंट डाला, अभी वीडियो नहीं डाला, इनको वीडियो भी डालूंगा। फिर उसके बाद ऐसे के कोर्स में प्रॉपर ये फ्लो में चल रहा है विदाउट एनी, है ना, कोई दिक्कत। इसमें आप लोग ऐसे लिख के भेज रहे हो, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको शो कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो लेट मी शो यू जो नोट्स हैं, अगर है ना, अगर एक बार हो तो मैं आपको इथिक्स और इंटीग्रिटी के नोट्स आपको दिखा देता हूँ। देखो किस तरीके से जो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी के जो नोट्स हैं, देखो इस तरीके से हैं। तो ये नोट्स हैं आपके, जैसे इस टाइप से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है आप लोग के लिए, आप लोग ये देख लो, है ना। तो ये अभी वीडियो लेक्चर ही इसके रिकॉर्ड में कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बुक सीरीज़ में ऑलरेडी ये कंटेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में कंटेंट मैंने डाला हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। ऑल द वीडियो लेक्चर, ARC रिपोर्ट और ये सब स्पेसिफिक केस स्टडी स्पेसिफिक, ये पूरे नोट्स है। देखो ये पूरे ऐसे ही नोट्स बनाए हैं मैंने, पूरे इथिक्स के नोट्स है। फटाफट रिवाइज कर दो, आप कर लो, वीडियो लेक्चर देख लो, फिर थॉट प्रोसेस अपने डेवलप करो। इथिक्स इंटीग्रिटी, एसेंस ऑफ इथिक्स क्या है, ये सब कुछ आपका ये नोट्स है। तो ये सारे नोट्स, पूरा नोट्स अपलोडेड है, ये सारे नोट्स अपलोड है। आपको एक बार नोट्स रीड करना है और वीडियो लेक्चर को भी देखते रहना है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है। ऐसे कोर्स का भी मैं आपको मॉडल ऐसे मैंने बता रखा है जो आपको दिया जाता है, ठीक है। जो ऐसे कोर्स है उसका भी जो मॉडल ऐसा है, और ऐसे उसके जितने भी निबंध हैं उनके सॉल्यूशंस भी मैंने डाल दिए हैं, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। इस ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको याद रखना है सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप दे रखा है, इस ऐप को ध्यान रखना है। इस ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप में भी क्लासेस कर सकते हो। saurabpandeyupsc.com में जाके लॉगिन बटन क्लिक करना है, ये सारा PDF देख लेना आप, तो वहाँ से आपको जानकारी हो जाए। कोई क्वेरी है तो ये नंबर आप याद रखो, ठीक है। कोई अगर क्वेरी है तो ये नंबर आपको याद रखना है, ये 905792192169, तो इस पर आप जा सकते हो और अपना क्वेरी रख सकते हो। क्वेश्चन देख लो, प्रेजेंट अर्बनाइजेशन मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया, डू यू एग्री। आप मुझे मैसेज कनेक्ट कर सकते हो, कोई नंबर है तो ये नंबर है, इस पर मैसेज, और साथ में आप अपना आंसर जरूर से सेंड करें, ठीक है। तो मेरे द्वारा प्रयास है, आप लोग का एक भी कोई स्टूडेंट है उनकी कोई क्वेरी है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। आपने कल मेंशन किया कि सर मतलब कुछ समझ में नहीं आया, एक कुछ टॉपिक्स है ना, या स्पीड ज़्यादा है, तो मैंने उसको रिजॉल्व करने का प्रयास फिर से किया है। बट मेरा एक थीम सिर्फ आपके लिए समझना है, आप लोग को सभी को, कि देखो हम 2-2, 3-3 घंटे का सेशन नहीं कर सकते और हम टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते। आप चीज़ों को समझो। मैं जानता हूँ बहुत जगहों पे 30 मिनट का सेशन 2 एडिटोरियल लिया और 30 मिनट में कवर करा दिया। अरे वो चीज़ अगर मतलब वो 2 कर लिया, गारंटी है 2 से ही आएगा। आपको करना सारा पड़ेगा, जो टॉपिक्स हैं उनको करना पड़ेगा। छोड़ के जाने की टेंडेंसी अगर हमें है कि हम टीचर के डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं। आपको जो चाहिए वो करना ही करना है, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।